माहौलियाती वसाइल किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लाजमी जुज होते हैं। समाज की माशी तरक्की को कई नुक्ते नज़र से पायदार होना चाहिए, यानी समाजी, कानूनी, इक्तिसादी और माहौलियाती भी। एक वक्त था कि राजा महाराजा अपने शौक के लिए जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन जैसे जैसे दुनिया में जमहूरी निज़ाम कायम होने लगे, तब अवामी हुकूमतें इस बात पर भी गौर करने लगीं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए ही तरक्की और कुदरती वसाइल को बरकरार रखा जा सकता है। भारत में अंग्रेजों के दौर से ही बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई और जानवरों का शिकार और उनके खत्म होने के खतरे को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने द फॉरेस्ट एक्ट 1878, वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट 1912 जैसे अहम कानून पेश किए। लेकिन भारत के आजादी हासिल करने के बाद ऑटोमोबाइल और लंबी दूरी की राइफलों के आने से भारत में जंगली जानवरों की तादाद में तेजी से कमी आने लगी। सरकार ने फसलों को जंगली जानवरों के चंगुल से बचाने के लिए किसानों को खुली बंदूकें जारी की, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जंगली जानवरों का खात्मा होने लगा। 1947 और 1951 के दरमियान मुल्क के सभी हिस्सों में बड़े पैमाने पर जंगली जानवरों का शिकार हुआ, क्योंकि शिकारियों ने जंगली जानवरों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। नतीजे के तौर पर 1951 में भारत से चीता खत्म हो गए। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के नाफिज होने से पहले मुल्क में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। इसलिए भारत के जंगलात और जानवरों के तहफ्फुज के लिए एक वसी और वाज़ेह कानून की फौरी जरूरत थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जंगली जानवरों के तहफ्फुज के मकसद से कई अहम बातें शामिल हैं, जिनमें गैर कानूनी शिकार और तिजारत पर पाबंदी, महफूज इलाकों का कयाम और तहफ्फुज की अहमियत की बुनियाद पर नस्लों की दर्जाबंदी भी शामिल है। ये कानून वाज़ेह तौर पर जंगली जानवरों के शिकार पर पाबंदी लगाता है, हालांकि कुछ मामलों में साइंस और रिसर्च के मकसद से जंगली जानवरों के शिकार की इजाजत भी देता है। इसके अलावा इस कानून में जानवरों की तशरीह भी की गई है और सजा व जुर्माने का भी इंतजाम इस कानून में है। आज की पेशकश में इस अहम कानून पर रोशनी डाली जाएगी। अपना मुल्क अपना आईन, शक्ति संविधान की। नाज़रीन आदाब, आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। जी हां, भारत एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने आइन में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और माहौलियात के तहफ्फुज को जगह दी है। ह्यूमन एनवायरनमेंट पर 1972 में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद भारत ने अपने आइन में 42वीं तरमीम के जरिए माहौलियात से तहफ्फुज से मुताल्लिक आर्टिकल्स को जगह दी है। आखिर 42वीं तरमीम के बाद हर भारतीय शहरी की ये जिम्मेदारी करार दी गई कि वो माहौलियात यानी जंगलों, झीलों, वाइल्ड लाइफ, इन सब को बेहतर बनाए, इन सब की हिफाजत करे, और इसी जिम्न में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आज हम इस कानून पर बात करेंगे, आखिर क्या कहता है ये कानून और इसके अहम प्रोविजंस पर आज रोशनी डाली जाएगी। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ हैं जेएनयू से प्रोफेसर पीके जोशी जी, और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं जाने माने वकील रोहित भट्ट साहब। आप दोनों के अलावा स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं जोशी जी से जानना चाहूँगा कि जब हम आज़ाद भारत की बात करते हैं, भारत एक बड़ा मुल्क है और यहाँ पर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करते हैं, कब ज़रूरत महसूस की गई कि हमारे देश के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एक बाकायदा कानून होना चाहिए? देखिए, जब हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि ये चीज़ को एक महत्व दिया गया और काफ़ी इम्पोर्टेंस राजा अशोक के समय से इन चीज़ों को वैल्यू दी गई। और फिर ग्रेजुअली जब ब्रिटिशर्स थे तो उस वक्त भी बर्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए, फिर बर्ड्स और एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए वेरियस एक्ट्स आए और जिनका पालन किया गया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद कुछ समय तक जो फॉरेस्ट था या वाइल्ड लाइफ जो थी वो स्टेट सब्जेक्ट था, और 1960s के आसपास भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में कहीं ना कहीं पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति एक विशेष रुचि ली गई। और 1968 के आसपास ये देखा गया कि हिंदुस्तान में जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है,
और वो कहीं क्लोज टू एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट की ओर आ रही थी। और तब एक खासे तौर पे ये देखा गया कि हमें कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल एक्ट की ज़रूरत है। 1969 में ही एक मौका ऐसा था जब IUCN की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई दिल्ली में, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फौना, उसके बारे में चर्चा हुई। लोगों ने अपनी चिंता जताई और लोगों ने ये माना कि जो टाइगर जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ है इकोसिस्टम में और टॉप प्रेडेटर है, अगर बाय चांस वो एक्सटिंक्ट हो गया तो उसके नाते पूरा जो हैबिटेट होता है वाइल्ड लाइफ के लिए वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ी कि हम एक विशेष कानून लाएं जो वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए बात कर सके, जो वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट आर्टिकल्स और सेक्शन सजेस्ट कर सके, ताकि हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और मैनेजमेंट कर सकें। और उसके तहत 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया और जो आज भी चल रहा है। हालांकि उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए हैं बीच में, जब भी जिस तरह की जरूरत पड़ी देश में उस और तरह वो के अगर हम देखा जाए तो 2003 में भी एक अमेंडमेंट के साथ एक कानून लाया गया। मैं जानना चाहूँगा रोहित जी से कि 1972 का एक कानून जो हमारे साथ मौजूद था उसको 2003 में किस तरह से उसमें अमेंडमेंट्स किए गए और वो अमेंडमेंट क्यों ज़रूरी थे? देखिए, जो 2003 में जो कानून बनाया वो एक तरह से जो हमारे लूप होल्स रह गए थे 1972 वाले एक्ट को, उसको कवर करने के लिए बनाया गया था। 1972 की जो एक्ट थी उसमें सजा का प्रावधान काफ़ी कम था और अगर किसी व्यक्ति के पास प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं जो वाइल्ड लाइफ से उन्होंने लिए हैं, जैसे कोई ऐसा पेड़ है जिसकी तस्करी की गई है, जो सामान उन्होंने किया हुआ है वो पाया जाता है, तो पहले उसमें कोई प्रावधान नहीं था। पहले आप वो सामान जब्त करके उसे पेश कर सकते थे और उस व्यक्ति को एक मामूली सजा होकर वो छूट जाता था और वो दोबारा यह कार्य करता था जिसकी जगह पर वो सामान पाया गया है। जी, लेकिन 2003 के अमेंडमेंट के बाद यह कानून बना दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास से कोई भी ऐसा जो शेड्यूल फिक्स किए गए हैं एक्ट में, उनके कोई भी वस्तु पाई जाती है तो यहां तक उनका प्रॉपर्टी को फोरफीट करने का भी कानून इसमें बनाया गया है। साथ में इसमें सजा को बढ़ा दिया गया है। पहले जहां सजा मूलतः 3 साल तक की थी, 4 साल तक की थी, अब मैक्सिमम सजा इसमें 7 साल तक की कर दी गई है। और इस एक्ट के अनुरूप एक ये कहा गया है कि इस एक्ट के अंडर जिस दिन से 2003 के अमेंडमेंट एक्ट लागू हुई है उसके 3 महीने के अंदर एक नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बनाई जाएगी जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे और उसमें एक मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट होंगे, साथ में 25 मेंबर्स होंगे जो यह देख रेख करेंगे कि इस एक्ट का एक रूपांतरण और इसका लागू अच्छी तरीके से हो रहा है। सेम जैसे स्टेट में भी एक ये बनाया गया स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसमें CM उसको हेड करते हैं और उसमें भी 25 मेंबर्स होते हैं, यानी चाहे वो देश के मुखिया हो या राज्य के मुखिया हो, उनको शामिल किया गया है। जोशी जी, जब हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो एक तरफ हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आखिर दोनों अलग अलग किस तरह हो जाते हैं और क्यों जरूरत पड़ती है? क्या एक ही कानून से सारा जो हमारा पर्पस है या हमारा जो मसला है हल नहीं होता? नहीं, फॉरेस्ट जो है मुख्यतः उसमें प्लांट्स को, ट्रीज को देखा जाता है, उसमें टिम्बर के प्रोटेक्शन की बात होती है, फॉरेस्ट डेंसिटी और फॉरेस्ट कवर के प्रोटेक्शन की बात होती है। जबकि जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो उसमें फौना, एनिमल्स आते हैं और साथ के साथ फ्लोरा भी आता है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, जिसकी एक इकोसिस्टम में सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। तो जिस तरीके से जंगल को देखा जाता है और जिस तरीके से जंगल में रहने वाले जानवर को देखा जाता है वो विभिन्न, वो बिल्कुल फ़र्क है। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए और वाइल्ड प्लांट्स के लिए एक सेपरेट एक्ट की ज़रूरत पड़ी और उस एक्ट को 1972 में बनाया गया। इसके अहम प्रावधान में रोहित जी से जानना चाहूँगा कि इस कानून के जो ऐसे प्रावधान जो एक व्यूअर्स को, जितने भी हमारे नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, उन तक पहुँचने बहुत ज़रूरी हैं, मैं चाहूँगा उस पर आप रोशनी डालें। देखिए जी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 9 में यह बताया गया है कि अगर आप इलीगल हंटिंग या पोचिंग करते हैं तो आपको क्या सज़ा मिलेगी। सेक्शन 9 में प्रावधान दिया गया है कि आप हंटिंग नहीं कर सकते। कुछ स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर्ड हैं, कुछ स्पीशीज़ हैं जो लेस एंडेंजर्ड है, तो उसमें यह बताया गया कि किसकी हंटिंग या पोचिंग इलीगली कर रहे हैं आपके ऊपर सजा हो सकती है। बाकी इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ने एरियाज डिवाइड कर दी, जहां पे सेंचुरीज डिवाइड की हैं, टाइगर रिजर्व्स डिवाइड किए हैं और प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं जिसमें प्रोहिबिशन लागू की है एक्ट के अनुरूप कि वहां पे आप यह कार्य नहीं कर सकते या वहां पे आप जा नहीं सकते विदाउट परमिशन टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द वाइल्ड लाइफ। साथ में इसमें सेक्शन 39 में
यह स्पेसिफिकली बताया गया है कि कोई भी वाइल्ड लाइफ, कोई भी वाइल्ड एनिमल, कोई भी एनिमल आर्टिकल, कोई भी वाइल्ड लाइफ प्रोड्यूस विल बी द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के अंदर आएगा और कोई भी व्यक्ति उसमें क्लेम नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। सेक्शन 50 में फिर इसके बाद यह प्रावधान दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को यह खबर आती है कि किसी व्यक्ति ने कोई पोचिंग की है, कोई हंटिंग की है और उसका किसी जानवर का कारकस, उसका शरीर या कुछ उसके पार्ट्स उनके पास है, तो सेक्शन 50 के अंदर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, पुलिस ऑफिशियल्स को पावर दी गई है कि वो कहीं पे भी एंटर कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं और किसी प्रीमाइसेस को सर्च कर सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट में एक तरीके से उनको एम्पावर किया गया है, गवर्नमेंट को बताया गया कि उनके पास क्या क्या चीजें हैं, सिटीजन्स को बताया गया कि उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस है और पुलिस ऑफिसर्स को बताया गया कि उनकी क्या पावर्स है इस एक्ट के अंडर इस सब को कंट्रोल करने के लिए। एक तरफ गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जोशी जी, प्रोटेक्ट करना होता है वाइल्ड लाइफ को और दूसरी तरफ देश तरक्की भी करता है। साइंस के क्षेत्र में हम बात करते हैं आगे बढ़ने की, तो क्या रिसर्च वगैरह के लिए जब हम बात करते हैं, इसमें कानून में कुछ रियायत दी गई है कि रिसर्च के लिए अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको छूट दी गई है? जी, जिस तरह से प्रोटेक्टेड एरियाज़ का कंस्टिट्यूशन किया गया है, आपके पास नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कम्युनिटी कंजर्वेशन साइट्स हैं और दूसरे तरह के कंजर्वेशन साइट्स हैं। तो जब भी आपको रिसर्च करनी होती है तो आपके पास स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं, उनके थ्रू आपको परमिशन मिलती है ताकि आप प्रोटेक्टेड एरियाज़ में जा सकें और वहाँ पे जिस भी तरह की रिसर्च करनी है वो आपको एडवांस में अनाउंस करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग टू आप परमिशन लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है। जब भी आप बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उससे परमिशन लेनी होती है और ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जिसमें कोई भी रिसर्चर रिस्पेक्टिव स्टेट्स में रिस्पेक्टिव चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स के थ्रू या बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के थ्रू ऐसे परमिशंस ले सकता है और रिसर्च कर सकता है। इंडिया में कुछ बिल्कुल नॉमिनेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ में काम करते हैं, जैसे देहरादून में स्थित है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बहुत स्ट्रांगली कम्युनिकेट करते हुए काम करता है। उसके अलावा आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें लोगों की अपनी रुचि के अनुसार एंड स्पेसिफिकली जो इन्वायरमेंटल साइंस करते हैं या जो लाइफ साइंसेज या जूलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ साइंसेज, वो लोग इस एरिया में रिसर्च करते हैं और उनको समय समय पर फील्ड में जाना होता है, इन एरियाज़ में सैम्पलिंग करनी होती है। उसके लिए वो अपना सिनॉप्सिस और प्रपोजल सबमिट करके परमिशन ले सकते हैं। हम स्वयं, हमारी टीम भी काफ़ी हद तक इस तरह का काम करती है, तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत आई है। लोगों को इस तरह की परमिशंस मिलती हैं और रिसर्च की जाती है। यानी जहाँ तरक्की की बात है वो भी अपनी जगह है, जहाँ हम साइंस के मैदान में तरक्की कर रहे हैं, और जहाँ प्रोटेक्शन की बात है वो भी अपनी जगह है। इसी को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा रोहित जी, आपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात की, तो क्या प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बाहर कहीं कुछ इजाज़त मिल जाती है? जैसे आपने कहा कि प्रोटेक्टेड एरिया में कुछ नहीं कर सकते, वो प्रोटेक्टेड एरिया जो हैं वो भी बता दिए गए। उसके बाहर क्या कुछ किसानों को, ख़ास तौर से मैं बात करूं, जहां खेती किसानी में बहुत सारी फसलों को नुकसान होता है, वहां वो किस तरह से मैनेज करेंगे उन जंगली जानवरों को? अगर हम जी देखिए, जहां पे प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बाहर की बात आती है, आपने देखा होगा मूलतः जैसे ही ह्यूमन सभ्यता बढ़ी है तो वो हर जगह फैले हैं। तो जहां पे भी पानी या वाइल्ड लाइफ होगी वहां पे ह्यूमन बीइंग्स का बसेरा जरूरी है वहां पे, क्योंकि कोई भी वाइल्ड लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी विदाउट ह्यूमन बीइंग्स। तो वहां पे जो रहता है उसमें यह उनको ये दिया गया है कि आप वहां पे एक लिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। आप क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं वह बताया गया है, आप क्या चीज नहीं कर सकते हैं बताया गया है। और इन केस अगर कोई वाइल्ड लाइफ या कोई ऐसा जानवर बाहर आ जाता है तो उसके लिए भी उनको ये बताया गया है कि आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंफर्म बताना है, जो आके आपकी मदद करेंगे और आपको किसी भी तरीके से उनको हार्म नहीं पहुंचाना। उनको रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं, उनको गाइडलाइंस दी गई है, उनको यहां तक ये बताया गया है कि आपको किस समय से किस समय में यहां पे रहना है, किस समय आपको बाहर नहीं जाना है। तो सारा एक शेड्यूल बनाया हुआ है जिसके अनुरूप वहां जो आसपास लोग रहते हैं वह उसका पालन करते हैं और उसके अनुरूप वो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना के रह रहे हैं वहां पे वाइल्ड लाइफ के साथ और उस एरिया में।
यानी जो जब चाहे जिस चीज़ को चाहे, ये नहीं कि उसको मार कर या उसका शिकार करके भगा सके। यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। नमस्कार सर, मेरा नाम कुणाल कपूर है और मेरा सवाल ये है कि सर जैसे जू होते हैं जहाँ पे जानवर होते हैं, तो क्या वहाँ पे जैसे वाइल्ड एनिमल होते हैं, क्या उनके भी प्रोटेक्शन का कोई एक्ट इसमें आता है या वो उससे अलग है, या जू का कोई एक वो होता है कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप ऐसे वर्क करेंगे, जानवरों को ऐसे ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे? क्या जू के लिए अलग कानून और नेशनल पार्क वगैरह के लिए पूछना देखिए, चाह रहे हैं? जो जू का प्रावधान है वो जैसे मैंने आपको बताया था, हर वाइल्ड एनिमल वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में आता है। तो भारत में मूलतः जो जू हैं वो गवर्नमेंट ऑपरेटेड रहते हैं और वो वाइल्ड लाइफ एक्ट के साथ साथ अदर एक्ट्स में उसमें प्रावधान यह दिया गया है कि आपको उनकी किस तरीके से देखरेख करनी है। एक जू का मैनुअल बनाया जाता है जिसमें यह लिखा जाता है कि आपको किस जानवर की कैसे देखरेख करनी है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से उसको फुलफिल करना है। तो वो सारी चीजें उसमें बताई जाती है और उसी के अनुरूप उसकी देखरेख की जाती है। उसी के अनुरूप एक स्मॉल रिएक्शन चाहूंगा जोशी जी का भी इसी सवाल पर। देखिए, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए है वाइल्ड लाइफ के। और जब भी आप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट करते हैं तो दो उसकी स्ट्रीम्स हैं, एक है इन सीटू जो साइट पे होता है, दूसरा होता है एक्स सीटू। तो जो जू जो है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। तो ये भी विद इन वाइल्ड लाइफ एक्ट ही इनको निर्धारित किया जाता है। और जैसे वकील साहब ने बताया कि जो उसके प्रोटोकॉल जो हैं, जो उसके सब डिटेल्स जो हैं वो बहुत क्लियरली मेंशन्ड हैं नेशनल जूज़ में और स्टेट जूज़ में। नेशनल जू अथॉरिटी है इंडिया में, दिल्ली में उसका ऑफिस है और उसके अकॉर्डिंग टू जूज़ जो भी एनिमल जूज़ हैं वो अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। यानी देखा जाए तो सब कुछ कानून के दायरे में ही अब तक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार सर, मेरा ये सवाल है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट किस प्रकार से ट्राइबल कम्युनिटी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बैलेंस करके रखता है, जिसका मुख्य, जैसे वाइल्ड लाइफ में ट्राइबल्स होते हैं उनका मुख्य काम शिकार होता है, तो कैसे ये इसको बैलेंस बना के रखता है? जी, बहुत एक अहम सवाल है आप दोनों के लिए। जी, मैं जोशी जी से पहले चाहूँगा रिएक्शन, उसके बाद। जी, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट में हैं डिफरेंट शेड्यूल्स हैं और डिफरेंट शेड्यूल्स में डिफरेंट एनिमल्स की लिस्टिंग की गई है। और जो ये शेड्यूल्स हैं ये प्रायोरिटाइज करते हैं कि किस एनिमल को कितना प्रोटेक्शन देना है बेस्ड ऑन उनका RET स्टेटस, कि वो रेयर हैं, एंडेंजर्ड हैं, थ्रेटेंड हैं। तो जो शेड्यूल 4 है, जो अभी अमेंडेड एक्ट में जो शेड्यूल 4 है, उसमें कुछ एनिमल्स इस तरह से लिस्टेड हैं जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन डिपेंड करती है और वो अपने रूटीन जो उनका कंजम्पशन है उसके लिए वो उन पे डिपेंड करते हैं और उनका हंटिंग कर सकते हैं। जबकि शेड्यूल 1 जो है उसमें एक हाई डिग्री ऑफ पोटेंशियल कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन की बात है, तो वो सभी के लिए सेम रूल है। तो कहीं ना कहीं जो एक्ट जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन, उनकी नीड्स और उनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। Sir, my question is, what are the steps that can be taken by the general public in order to protect the wildlife and their habitats? बहुत खूब। देखिए, सबसे पहले जनरल पब्लिक को एक अवेयरनेस होनी चाहिए अपने अंदर कि उनको भी एक सहायता करनी है इसको प्रोटेक्शन करने के लिए। गवर्नमेंट एक कानून बना सकता है, उसको लागू कर सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट यानी उसको फॉलो करना एक जनरल पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक जनरल पब्लिक अपनी मोरालिटी से अपने उससे नहीं करेगी कि हमें एक प्रोटेक्शन में साथ देना है, तब तक यह चीज़ मुमकिन नहीं है। साथ में जनरल पब्लिक को यह भी पता होना चाहिए कि उनके ड्यूटीज़ क्या हैं, तो साथ में उनको यह भी पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई उसका मिसयूज़ करता है या उसको वायलेट करता है तो उसमें सज़ा के क्या प्रावधान है। जब तक आपको कानून के तहत सज़ा का नहीं पता होगा तब तक किसी भी आम नागरिक को यह डर या यह भय नहीं होगा कि वह इस चीज़ से कैसे बचे। अगर आपको सज़ा पता है और वो चीज़ें पता है, आपको एक अवेयरनेस है, तो हर आम नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपना एक रोल प्ले करे और सबसे ज्यादा में। जरूरी हो जाती है, जैसे रोहित जी ने कहा, अवेयरनेस। और अवेयरनेस के लिए ही आज ये पेशकश आपके सामने पेश की जा रही है। हमारे माहिरीन हमारे साथ हैं। इसी सवाल के ऊपर एक रिएक्शन लूंगा जोशी साहब से। जी सर। देखिए, आप ग्लोबली कहीं पे भी कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स देखेंगे तो बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के नहीं हो सकता। आपके पास लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जैसा वकील साहब ने बोला, उसकी अवेयरनेस होना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके अलावा आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन, प्रो पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स कंजर्वेशन, इसके लिए आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो विलेज लेवल तक जाती है इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, तो उसकी बहुत ज़रूरत है। तो कॉमन कोई भी सिटीज़न जो है उसको अवेयरनेस के साथ साथ प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए
फॉर कंजर्वेशन। पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, और अगर जनता ही अवेयर नहीं होगी तो कानून फिर क्या करेगा उसमें। एक और सवाल लेंगे। हेलो सर, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है एनिमल्स की, चाहे लेपर्ड्स हो या पैंथर्स हो, उनको भी डोमेस्टिकली जो रिच क्लास है वो पोजेस करती है। तो इसके लिए क्या रेगुलेशंस है कि उनको उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है उसी में रहने दिया जाए और डोमेस्टिकली एज पेट्स पोजेस ना किया जाए? जी जोशी जी, मैं रिएक्शन चाहूँगा आपसे इस पर। वेल सी, इथिकली एंड फ्रॉम कंजर्वेशन पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जो भी वाइल्ड लाइफ है ऑफ एनी साइज और एनी शेप वो वाइल्डरनेस में ही रहनी चाहिए। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी इसके बारे में बात करता है कि जो पोसेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है इट इज़ अ क्राइम, और उसके लिए एक अलग प्रावधान है कि उसके लिए पेनल्टीज़ हैं। और इनफैक्ट अभी रिसेंटली ऐसा भी हुआ कि अगर पास्ट में भी आपने कुछ इस तरह की एसेट्स रखी हैं जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हैं तो आपको उसको डिक्लेयर करना था। और 2022 में अराउंड 32,000 सच टाइप ऑफ डिक्लेरेशंस हैव कम टू मिनिस्ट्री। सो रोहित जी, जिस तरीके से आपने सवाल पूछा, इस सवाल का जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा, जो पहले सवाल आया था कि एक जनरल अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा पोजेस कर रहा है, पहले तो हमारे कानून में प्रावधान है कि आप शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 के किसी भी जानवर को या किसी भी पेड़ को अपने पास पोजीशन में नहीं रख सकते, और अगर आप रखते हैं तो वो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है, साथ में वो नॉन बेलेबल कोग्निजेबल ऑफेंस है और बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो उसमें आपको सजा तक का प्रावधान है कि आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है और वो पोजीशन में रखता है तो उसकी कंप्लेन की जा सकती है और उसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई होगी। उचित कानूनी कार्रवाई होगी। और यहाँ पर हम एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, बिल्कुल समय हमारे पास कम है, जोशी जी आप इन्वायरमेंट की आपका एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपकी एक लंबी स्टडी है। हम जब बात करते हैं किसी मुल्क के डेवलपमेंट की, किसी भी मुल्क की तरक्की की, उसकी तरक्की के अंदर माहौलियात यानी इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन कितना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, जिस तरह के टाइम में हम लोग रह रहे हैं, जब क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं उन सब में ये देखा गया है कि अगर आप इन्वायरमेंट का ध्यान रखें, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का ध्यान रखें, तो आपकी सोशल नीड्स और आपकी इकोनॉमिक नीड्स का ऑटोमेटिकली ध्यान दिया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, विश्व भर के लिए, कि हम प्रोएक्टिवली और आगे आकर हम नेचुरल रिसोर्सेज को और इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को कंजर्व करें, उनको मैनेज करें और उनको प्रोटेक्ट करें, ताकि जो हमारी सोशल नीड्स हैं, इकोनॉमिक नीड्स हैं, उसकी भरपाई नेचुरल रिसोर्सेज से हो सके। उसकी भरपाई नेचुरल रिसोर्सेज से हो सके। और आज की इस पेशकश को हमें यही मुकम्मल करना होगा। मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज इतने अहम मौजू के ऊपर शिरकत की और अपने तजुर्बे से आपने इस पर रोशनी डाली। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे। आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात के साथ। हम फिर हाजिर होंगे किसी अलग और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। कब तक लंबी कतारों में उम्र गुजारिएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है। ये देखिए, चुटकी पे पेमेंट कीजिए, बटवा